नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। मनोरमा जी आवाज़ सुनकर किसी तरह बिस्तर से उठी। रात से उन्हें बहुत तेज बुखार था, उनसे उठा नहीं जा रहा था, पर किसी तरह उठकर वह बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर चली कि इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा, इतनी जल्दी तो ये टहल कर आएंगे नहीं, और फिर उनके पास तो घर की चाबी भी है, तो घंटी क्यों बजाएंगे। यही सोचते हुए मनोरमा जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनके घर में काम करने वाली सोना खड़ी थी। उसे देखकर मनोरमा जी बोली, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। कहते हुए मनोरमा जी लड़खड़ा कर नीचे ही गिरने वाली थी कि जल्दी से सोना ने उन्हें पकड़ लिया और बोली, अरे भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों उठी, घर में साहब नहीं है क्या। तो मनोरमा जी धीरे से बोली, नहीं, वो टहलने गए हैं। अरे भाभी, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भाई साहब टहलने क्यों गए। सोना ने कहा। तो मनोरमा जी बोली, उनको मैंने बताया नहीं था, नहीं तो वह नहीं जाते। अच्छा ठीक है, आप चलकर आराम करो, घर के काम की चिंता मत करो, मैं सब काम कर देती हूँ। ठीक है। मनोरमा जी बिस्तर पर लेट गई और सोना को चाय बनाने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर बाद सोना चाय ले आई। मनोरमा जी ने चाय पीते हुए कहा, अरे सोना, तुमने बताया नहीं, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। अरे हाँ भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। वह जो शर्मा साहब है ना, हम उनके यहाँ भी काम करते हैं, उन्होंने आज जल्दी बुलाया था। आज उन्हें अपने घर की सफाई करवाना है। मैंने सोचा पहले हम आपके घर का काम कर लें, फिर वहाँ जाएंगे, नहीं तो आपके काम में देरी हो जाएगी। सोना की बात सुनकर मनोरमा जी ने पूछा, वह घर की सफाई अभी क्यों करवा रहे हैं, दीपावली में तो अभी समय है। अरे नहीं भाभी, वह बात नहीं है। सोना ने कहा, शर्मा भाभी के बेटा बहू विदेश से उनके पास रहने आ रहे हैं, इसी कारण उनके कमरे की सफाई करनी है। शर्मा भाभी कल बहुत खुश हो रही थी, हमसे कह रही थी कि हमारे बेटा बहू हम दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं, अब उन लोग हमारे पास ही रहेंगे। हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए वह यहीं रहकर अब हमारी सेवा करेंगे। सोना बोली, भाभी एक बात कहूँ। हाँ कहो, मनोरमा जी ने कहा। अब आप लोग भी बहू बेटा को यहीं बुला लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इतना सुनते ही मनोरमा जी नाराज़ हो गई और कहने लगी, तू यहाँ से जा, अपना काम कर, बहुत बोलती है। अरे भाभी, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, वरना हमें क्या लेना है। कहते हुए सोना ने वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मनोरमा जी सोचने लगी कि मैं तो फालतू में ही उस पर नाराज़ हो गई, वह सही तो कह रही है, पर क्या हमारा बेटा भी यहाँ हम लोगों के पास हमेशा के लिए आएगा। वह तो जल्दी फ़ोन भी नहीं करता, अपने पापा से नाराज़ रहता है, उसे अपने पापा की टोका टाकी पसंद नहीं है। वह हम लोगों के पास जल्दी आता नहीं, और आता है तो अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद लेने की बात करता है। वह कभी हम लोगों को अपने साथ रखने की बात नहीं करता। उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस हमारा पैसा चाहिए। उसकी पत्नी हर वक्त उसे भड़काती रहती है, फिर भी मैं एक बार उससे बात करूंगी, शायद इतने दिनों में बदल गया हो, अब आने के लिए तैयार हो जाए। सोचते हुए मनोरमा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद होते ही आंखों से आंसू बाहर छलक पड़े। तभी उनके पति महेंद्र जी कमरे में आए और बोले, अरे मनोरमा, सोना कह रही है तुम्हें तेज बुखार है,
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने घबरा के कहा। तो मनोरमा जी बोली, अरे थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए नहीं बताया। दवा ले लूँगी तो बुखार ठीक हो जाएगा। तो महेंद्र जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, पहले तुम कुछ खा लो फिर दवा लेना। बोलते हुए महेंद्र जी कमरे से बाहर निकल गए। वह सोचने लगी, महेंद्र जी से कैसे बात करूं? वह तो बेटे का नाम सुनते ही नाराज़ हो जाएंगे, पर बात तो मैं करूंगी। यही सोचकर मनोरमा जी अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद महेंद्र जी उनका नाश्ता लेकर कमरे में आए। उन्होंने मनोरमा जी को नाश्ता करवाया और दवा देकर कहा, अब तुम आराम करो, उठना नहीं। सोना से कहकर मैं घर के सारे काम करवा लूँगा, तुम बस आराम करो। यह कहकर वे कमरे से बाहर जाने लगे। तो मनोरमा जी ने झिझकते हुए कहा, सुनिए जी, वह मैं कह रही थी कि आप राहुल से बात करो, वह हम लोगों के पास आकर रहे। बच्चों के बिना घर कितना सूना लगता है। यह सुनते ही महेंद्र जी गुस्से में बोले, तुम होश में तो हो? मैं उनसे बात करूँगा, उस नालायक से जो बेटे के नाम पर कलंक है। तुम्हें याद नहीं है क्या, या भूल गई? शादी के कुछ दिनों बाद झगड़ा करके अपनी पत्नी को लेकर चला गया। उसके एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोग इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे। मैं उसे कितना समझाया, पर वह नहीं माना और चला गया। मैं तो उसे यह भी कहा था कि तुम नौकरी के कारण यहाँ नहीं रह सकते हो, हमें अपने साथ ले चलो। तब उसने क्या जवाब दिया था? क्या तुमने उसका जवाब सुना नहीं था? तुम भूल सकती हो, पर मैं नहीं भूला हूँ। उसने कहा था, आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता, हमारी अपनी ज़िंदगी है। आप लोगों ने हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया है। यह तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। इसके बदले में हम पूरी ज़िंदगी आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। और वह हमारी ममता को रौंद कर चला गया था। उसके बाद में भी तुम्हें उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। ना तो कभी वह यहाँ आता है और ना ही यह जानने के लिए फ़ोन करता है कि हम लोग ज़िंदा हैं या मर गए। अगर उसका फ़ोन आता भी है तो ज़मीन और मकान बेचने की बात करता है। और दूसरी तरफ हमारा मुरारी है, जिसे तुमने और तुम्हारे उस नालायक बेटे ने बिना किसी अपराध के घर से निकाल दिया था। वह आज भी हमारे लिए चिंता करता है और फ़ोन करके पूछता है कि हम लोग कैसे हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, जिसे तुमने कभी अपना बेटा माना ही नहीं था। आज जो तुम अपने बेटे के लिए तड़प रही हो, यह तुम्हारे गुनाहों का दंड है। यह सुनकर मनोरमा जी तिलमिला उठी और बोली, हाँ हाँ, मैंने मुरारी को घर से निकाल दिया तो क्या करती? तुम अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में बांट रहे थे, जिस पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है। मैं अपने बेटे का हक किसी गैर को कैसे देने देती? तो महेंद्र जी गुस्से से बोले, उसे गैर ना कहो मनोरमा, हमने अपनी मर्जी से उसे गोद लिया था। अरे अब तो भगवान से डरो, तुम यशोदा नहीं बन सकी, तुम सिर्फ मनोरमा ही रह गई, जिसके लिए तुमने उस निर्दोष मुरारी पर इतने अत्याचार किया। आज वही तुम्हारा सगा बेटा तुमको छोड़कर चला गया। अब तो तुम इसे सच को स्वीकार कर लो कि वह हम लोगों से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ हमारे पैसे से प्यार है। नहीं, मैं यह नहीं मानूंगी, इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है। तुम ही उसकी तुलना मुरारी से करते रहते थे, उसमें कमियां निकालते रहते थे, बात बात पर उसे नालायक कहते थे। इसीलिए वह हमसे चिढ़ने लगा और अब हमारे साथ नहीं रहना चाहता। तो महेंद्र जी बोले, ठीक है, मैं ही गलत हूँ, उस पर गुस्सा करता हूँ,
पर तुम तो उससे पर जान लुटाती हो। फिर वह तुम्हें क्यों छोड़कर चला गया? वह तुम्हें भी फ़ोन नहीं करता, तुम ही उसे फ़ोन करती रहती हो। क्या मुझे पता नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी बात मानकर यहाँ हमारे पास रहने के लिए आ जाएगा, तो तुम बात करके यह भी देख लो। शायद अब तक तुम्हारी आंखों पर जो ममता का पर्दा पड़ा है वह भी टूट जाएगा। इतना कहकर महेंद्र जी गुस्से से बाहर निकल गए। मनोरमा जी सोच लिया वह अपने बेटे राहुल से बात करेगी। वह उसकी बात जरूर मानेगा, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अब तो वह स्वयं पिता बन गया है, इसीलिए वह मेरी ममता को अच्छे से समझेगा। यही सोचकर मनोरमा जी ने राहुल को फ़ोन मिलाया। उनका पूरा शरीर बुखार के कारण दर्द हो रहा था, पर वह अपना दर्द भूल गई और बेटे से बात करने के लिए उतावली हो गई। घंटी बजती रही पर फ़ोन उठाया नहीं। उन्होंने फिर मिलाया। इस बार फ़ोन उठ गया था। उसने कहा हेलो, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। फ़ोन उनके पोते ने उठाया था और वह अपने पापा को आवाज़ लगा रहा था। पापा, दादी जी का फ़ोन आया है। उधर से राहुल की आवाज़ सुनाई दी। इस बुढ़िया ने फ़ोन क्यों किया है? तो बहू की आवाज़ सुनाई दिया, अरे उसे बुढ़िया की ममता जाग गई होगी, इसीलिए उसने तुम्हें याद किया होगा। तो बेटा बोला, मुझे उनकी ममता से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे डर है कहीं वह बुढ़ा अपनी जायदाद उस अनाथ को ना दे दे। तभी बहू की आवाज़ आई, अरे तुम निश्चिंत रहो, जब तक वह बुढ़िया जिंदा है वह ऐसा होने नहीं देगी। बस उसके सामने झूठे प्यार का नाटक किया करो, फिर देखना सब कुछ हमारा ही होगा। तुम सही कह रही हो, जब हमें सब मिल जाएगा तो इन लोगों से सारे संबंध खत्म कर लूँगा। तभी पोता बोला, पापा फ़ोन तो लीजिए। फ़ोन लेते ही राहुल चौंक गया कि फ़ोन तो ऑन है, माँ ने तो हमारी सारी बातें सुन ली होगी। फिर भी बेशर्मी से बोला, क्या बात है माँ, इस समय क्यों फ़ोन किया है? क्या आपको पता नहीं है मेरे ऑफिस जाने का समय है? फिर भी आपने इस समय फ़ोन किया। अपनी गलती छुपाने के लिए वह अपनी माँ पर ही बरस पड़ा। क्या बात है, जल्दी कहिए, मेरी मीटिंग है। मनोरमा जी कुछ नहीं बोल पाई, बस धीरे से इतना कहा, कुछ खास बात नहीं है, तुम लोगों का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। इतना कहकर मनोरमा जी ने फ़ोन काट दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनका फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर उनके पति सुन लेते तो वह रोने का क्या कारण बताती। बेटे बहू की बातें सुनकर उनका हृदय टूट गया। जिस बेटे के प्यार में अंधी होकर उसने उस मासूम मुरारी पर अत्याचार किया, जिसकी ममता में वह इंसानियत को भी भूल गई, इस बेटे के मोह में अपने लिए ऐसी अपमानजनक शब्द सुनकर वह स्तब्ध रह गई और आंखें बंद कर मनोरमा जी अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। महेंद्र जी और मनोरमा जी की शादी को 8 साल हो गए थे, पर अभी तक वह माँ बाप बनने के सुख से वंचित थे। मनोरमा जी की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर उनके पति उनके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह मनोरमा जी को बहुत प्यार करते थे। इस बात से नाराज़ होकर मनोरमा जी की सास गांव चली गई। मनोरमा जी बच्चों के लिए तड़प रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर निराशा ही हाथ लगी। तो उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और अनाथालय से एक बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लिया और उसका नाम मुरारी रखा। महेंद्र जी ने अपनी माँ से बच्चों को गोद लेने की बात बताई तो उन्होंने नाराज़ होकर कहा, मेरा उस बच्चों से
कोई रिश्ता नहीं है। पता नहीं इसकी रगों में किसका खून है। मैं कभी भी उसे अपना पोता नहीं मानूंगी और ना ही कभी शहर तुम लोगों के पास आऊंगी। इस बात के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। और उसके बाद मनोरमा जी के साथ कभी शहर नहीं आई। समय अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अब मुरारी में उन लोगों की जान बस गई थी। उसके बिना दोनों पति पत्नी एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन अचानक ही मनोरमा जी को चक्कर आने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तो मुरारी ने रोते हुए महेंद्र जी को फ़ोन किया तो महेंद्र जी तुरंत वहां पहुंचे और मनोरमा जी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। वहां डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है। जब यह बात मनोरमा जी ने सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपने पति से कहा कि ईश्वर ने हमारी विनती सुन ली, यह सब मुरारी के आने से हुआ है। कहते हुए मनोरमा जी ने मुरारी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कहने लगी, मुरारी बेटा, बहुत जल्दी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा सा भाई आने वाला है। मुरारी यह बात सुनकर खुशी से उछलकर ताली बजाकर कहने लगा, मेरा छोटा भाई आएगा, मेरा छोटा भाई आएगा। दोनों पति पत्नी मुरारी की खुशी देखकर मुस्कुरा उठे। महेंद्र जी ने यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई तो यह खुशी की खबर सुनकर वह अपनी सारी नाराज़गी भूलकर शहर आ गई। माँ के यहाँ आ जाने से दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए, पर उन लोगों को उनकी एक ही बात दुखी करती कि मुरारी के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। बात बात पर वह मुरारी के साथ और व्यवहार करती। यह देखकर महेंद्र जी और मनोरमा जी बहुत दुखी होते। महेंद्र जी अपनी माँ को बहुत समझाए कि माँ, इस मासूम को आप हर समय क्यों बुरा भला कहती रहती हो। उस मासूम बच्चों की क्या गलती है। हमने इसे गोद लिया है, अब से आपका पोता है। आप इस बच्चे की दादी हैं। इन्हें कोई बात समझ में नहीं आती और गुस्से में रहती हैं। मैं इसे अपना पोता नहीं मानूंगी। जो बच्चा मेरी बहू से पैदा होगा वही मेरा पोता होगा। तो महेंद्र जी ने उनसे हार मान ली और कुछ भी कहना छोड़ दिया। पर उनकी माँ अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। वह मनोरमा जी को मुरारी के खिलाफ भड़काती रहती, जिसका असर मनोरमा जी पर होने लगा। महेंद्र जी देख रहे थे कि अब मनोरमा जी मुरारी का उतना ध्यान नहीं रखती जितना वह पहले रखती थी। जब महेंद्र जी ने मनोरमा जी को इसके लिए टोका तो माँ ने हंगामा मचा दिया और मनोरमा जी भी कहने लगी कि अब मुझसे इतना सारा काम नहीं होता जो इसके नखरे उठाती फिरूं। महेंद्र जी चुप हो गए, पर उनका मन आशंका से भर गया कि आगे चलकर मुरारी के जीवन में परेशानी आ सकती है। जल्द ही वह समय भी आ गया जब मनोरमा जी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर की सभी लोग बहुत खुश थे। मुरारी तो खुशी से नाच रहा था। मनोरमा जी अस्पताल से घर लौट आईं और अपने बच्चों के साथ कमरे में आराम कर रही थी। तभी मुरारी वहां आ गया और बच्चों को छू कर देखने लगा। वह बच्चों के साथ खेलना चाहता था कि तभी मनोरमा जी की सास ने मुरारी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो आज के बाद मेरे पोते के पास आया, अनाथ कहीं का। कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुरारी रोने लगा। उसके घुटनों में चोट आई थी, उसमें से खून निकल रहा था। तभी महेंद्र जी वहां आ गए और उसे उठाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तू गिर कैसे गया। तो मुरारी ने रोते हुए बताया, नहीं पापा,
मैं गिरा नहीं, मुझे दादी जी ने कमरे से बाहर फेंक दिया और मुझसे कह रही थी कि तुम अनाथ हो, तुझे सड़क से उठा कर लाया गया है। अनाथ क्या होता है पापा? तो महेंद्र जी बोले, नहीं बेटा, तू अनाथ नहीं हो, तू तो मेरे बेटे हो। दादी ने गुस्से में कह दिया होगा। चलो मैं तुम्हें दवा दिला देता हूँ। दवा लगाकर महेंद्र जी सीधे मनोरमा जी के पास पहुँचे और गुस्से में अपने माँ से बोले, आपने बच्चों से ऐसी बातें क्यों की? माँ, अगर आपको यही सब करना है तो आप गांव चली जाइए। माँ के कुछ बोलने के पहले ही मनोरमा जी बोली, आप माँ पर नाराज़ क्यों हो रहे हैं? माँ ने गलत क्या कहा है? माँ गांव नहीं जाएगी। आप मुरारी को ही घर से क्यों नहीं निकाल देते? अपनी पत्नी की बात सुनकर महेंद्र जी आश्चर्य से मनोरमा जी का चेहरा देखने लगे। वह समझ गए कि अब कुछ भी कहना बेकार है। बस उन्होंने इतना ही कहा, मुरारी कहीं नहीं जाएगा। आज के बाद तुम दोनों उस बच्चों से दूर ही रहना। कहकर महेंद्र जी घर से बाहर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे बड़े होने लगे। जहाँ एक और मुरारी पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था, वहीं दूसरी ओर राहुल को माँ और दादी के प्यार में बिगाड़ दिया था। धीरे धीरे राहुल बुरी संगत में पड़ गया। एक दिन तो हद हो गई जब राहुल को पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब महेंद्र जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा, मैं उस नालायक को जेल से नहीं निकालूंगा। पर मुरारी के कहने पर उन्होंने उसे जेल से बाहर तो निकाल लिया, पर सख्त हिदायत दे दी कि अगर यह नहीं सुधरेगा तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर महेंद्र जी की माँ और उनकी पत्नी मनोरमा जी ने कहा, यह सब मुरारी का सिखाया हुआ है और राहुल को घर से निकालकर इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उस दिन के बाद राहुल में एक नया परिवर्तन हुआ। वह बात बात पर मुरारी से झगड़ना और मारपीट करने लगा। घर का वातावरण और ख़राब होने लगा। इस बात से महेंद्र जी बहुत ही परेशान रहने लगे। उन्होंने एक फैसला किया कि मुरारी की शादी करके उसे अपने आधी जायदाद देकर अलग कर देंगे, जिससे वह इस नरक से बाहर निकल सके। पर जब इस बात की जानकारी मनोरमा जी को हुई तो उन्होंने मुरारी को थप्पड़ मारते हुए कहा, तू तो एहसान फरामोश निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगा। मुरारी को मनोरमा जी की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मैंने क्या किया है माँ? तो मनोरमा जी चिल्ला उठी और बोली, मुझे माँ मत कहो, तू मेरा बेटा नहीं है, बल्कि तू मेरे बेटे का दुश्मन है। उसके हिस्से की जायदाद तू ले रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है और उसी की रहेगी। तो मुरारी ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। तो मनोरमा जी झट से बोली, तो तू यह घर छोड़कर चला क्यों नहीं जाता? पर तू यहाँ से क्यों जाएगा? तुझे तो इस घर का हिस्सा चाहिए, पर इस घर में तुझे हिस्सा मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जिंदा रहते नहीं। ऐसी बातें सुनकर मुरारी रोने लगा और बोला, नहीं माँ, ऐसा ना कहिए, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आज भी आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूँगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। उसने सबको प्रणाम किया और जाने लगा। तो महेंद्र जी ने उसे रोक कर कहा, तुम इस घर से जा रहे हो मुरारी, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगे। जाओ, इस नरक से निकल जाओ। तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आते रहेंगे। तो मुरारी रोते हुए जैसे ही महेंद्र जी के पैर छूने लगा तो महेंद्र जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर महेंद्र जी से लिपटा हुआ खड़ा रहा, फिर उनसे अलग होकर इस घर से हमेशा के लिए चला गया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। मुरारी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा
और उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की प्रीति के साथ शादी कर ली और अपना घर ले लिया। महेंद्र जी बीच बीच में मुरारी से मिलने जाते रहते। इधर राहुल को भी नौकरी मिल गई, पर उसके दिल में अपने माता पिता के लिए कोई प्यार या सम्मान नहीं था। महेंद्र जी तो यह बात अच्छी तरह समझते थे कि राहुल को सिर्फ पैसे से प्यार है, पर मनोरमा जी यह बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच मनोरमा जी की सास की मौत हो गई। समय पंख लगा कर उड़ता रहा। राहुल के भी शादी हो गई, पर इस बेटे के लिए मनोरमा जी ने मुरारी और महेंद्र जी का इतना दिल दुखाया। वही बेटा अपनी पत्नी के कहने पर यह घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद भी मनोरमा जी को यही लगता कि उनका राहुल उन्हें मजबूरी में छोड़कर गया है। वह आज भी उन्हें बहुत प्यार करता है, पर उनका यह भ्रम आज उसके बेटे ने तोड़ दिया। मनोरमा जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और सोचने लगी, यह दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वह अपनी मुरारी की यशोदा नहीं बन सकी, पर मुरारी यशोदा का मुरारी बना रहा। अब उनके आंसू सूख गए थे। अचानक मनोरमा जी के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। वह उठी और फ़ोन उठाकर किसी से बात की और निश्चिंत होकर सो गई। शाम को दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली। वह बिस्तर से उठकर बाहर आई तो सामने वकील खड़ा था। तो महेंद्र जी वकील से पूछने लगे कि किस लिए आप आए यहाँ, कैसे आना हुआ। तो वकील कुछ बोलता उससे पहले ही मनोरमा जी बोली, मैंने ही वकील को बुलाया है, मैं आज और अभी अपनी वसीयत बनवाना चाहती हूँ। तो महेंद्र जी चौंक कर बोले, क्या तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो मनोरमा जी ने जैसे महेंद्र जी की बात को सुना ही नहीं और वकील से कहने लगी, भाई साहब, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुरारी के नाम करना चाहती हूँ। तो महेंद्र जी चौंक कर मनोरमा जी की तरफ देखने लगे। तो मनोरमा जी महेंद्र जी की ओर मुखातिब होकर कहने लगी, आप सही कहते थे, मैं गलत थी। मैंने माँ शब्द को ही कलंकित कर दिया। मैं अपने मुरारी की यशोदा नहीं बन सकी, मैं अपने मुरारी की शादी तो नहीं कर सकी, पर अब मैं अपनी बहू का उसके अपने घर में गृह प्रवेश जरूर करूँगी। आप जाकर उन्हें यहाँ लाने की तैयारी कीजिए, यही मेरी प्रायश्चित होगा। मनोरमा जी की बात सुनकर महेंद्र जी की आंखें भर आई। उन्होंने मनोरमा जी की ओर देखते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने पहले वाली मनोरमा वापस मिल गई है। आज ईश्वर ने मुझे दोहरी खुशी दी है। मुझे मेरी पत्नी और बेटा दोनों मिल गए। कहकर महेंद्र जी ने अपने बेटे मुरारी के पास फ़ोन मिलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा। जैसे सुनकर मुरारी भी बहुत खुश हो गया। उधर मनोरमा जी भी अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करने लगी। आज उनका पूरा घर खुशियों से महकने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।